देखो, अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहते हो तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जितना भी टॉपिक डिस्प्ले में शो हो रहा है, जितना भी कंटेंट शो हो रहा है, वो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आने वाले इस टॉपिक से आपका नहीं छूटेगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, वेलकम यू ऑल टू सावरिया क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एस्टिमेशन क्या है, उसका पर्पस क्या है, कॉस्टिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट कितना है, 2 तरह का एस्टिमेट है, टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कितना है, 4 तरह का है, टाइप्स ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट कितना है, 4 तरह का, एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होता है, मेजरमेंट शीट क्या होता है, कौन कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है कोई भी एस्टिमेट को बनाने के लिए। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। सीक्वेंस वाइज चैप्टर नंबर 2, 3, 4 भी आएगा। एक आपको प्लेलिस्ट दिया जाएगा जिसमें कि पूरा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जितना भी रिक्वायर्ड टॉपिक है जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है वो आपको कवर कराया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। सबसे पहला टॉपिक एस्टिमेशन एंड इट्स पर्पस। देखो, अगर एस्टिमेशन का बात करें, एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द अप्रॉक्सीमेशन कॉस्ट, टाइम और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट। मान लो कोई भी एक प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, मान लो एक बिल्डिंग बनने वाला है, तो एस्टिमेशन एक प्रोसेस है जिससे कि उस बिल्डिंग में टोटल कितना कॉस्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा और कितना रिसोर्सेस लगेगा। रिसोर्सेस का बात करें तो जनरली 2 रिसोर्सेस है, एक मटेरियल हो गया, एक मैन हो गया। मैन यानी कि लेबर हो गए और मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल हो गए। तो ये 3 चीज़ का कैलकुलेशन, कॉस्ट का, टाइम का, रिसोर्सेज का, एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एस्टिमेशन बोलते हैं। इट गिव्स द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। प्रोबेबल यानी कि पॉसिबल कॉस्ट कितना हो सकता है उसका, एक्चुअल कॉस्ट के आसपास का। लेट से देखो, जैसे कि मान लो हम लोग कोई शॉप में गए, कोई एक टी शर्ट खरीदना, ठीक है। दुकानदार सबसे पहला क्वेश्चन करेगा कि भैया आपका एस्टिमेट क्या है। तो हम लोग लेट से बोल दी कि भैया मेरा 800 का एस्टिमेट है। तो भैया वो 700 का भी टी शर्ट दिखाएगा, 750 का भी दिखाएगा, 800 का भी दिखाएगा, 900 का भी दिखाएगा। हम लोग उसको क्या बोले थे, भैया हमारा एस्टिमेट 800 का है, बट वो 700 से लेके 900 तक का दिखाया। डैट मीन्स एस्टिमेट एक्चुअल कॉस्ट नहीं होता है, एस्टिमेट एक्चुअल कॉस्ट नहीं होता है, बट वो एक्चुअल कॉस्ट के आसपास का कुछ वैल्यू होता है जिससे कि हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा बजट कितना है और हमारा क्षमता कितना है। हम लोग उस दुकानदार को बोले 800 हमारा एस्टिमेट है, तो वो दुकानदार अनुमान लगा लिया कि ये 700 का भी ले सकता है, ये 900 का भी ले सकता है। तो एस्टिमेट एक प्रोबेबल कॉस्ट बताता है जो कि एक्चुअल कॉस्ट के आसपास का कॉस्ट होता है, जितना पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है पर्पस ऑफ एस्टिमेशन, टू नो द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे कि पहले बात की 3 चीज़ का, कॉस्ट, टाइम और फिर नेक्स्ट था हम लोग का रिसोर्सेस। तो यही है कि कॉस्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर, जो कि रिसोर्सेज का वहाँ पे बात किए थे, मटेरियल में रॉ मटेरियल कितना लगेगा, लेबर में मैसन लेबरर कितना लगेंगे, प्रिडिक्शन ऑफ टाइम, समय कितना लगेगा कोई भी प्रोजेक्ट में, हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ टेंडर। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट एक सिविल इंजीनियरिंग का ही सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग जानेंगे टेंडर के बारे में, डीपली जानेंगे, लेकिन ये टेंडर के भी प्रोसेस में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, एस्टिमेशन। अगर एस्टिमेशन का डेफिनेशन हम लोग को याद रहता है, अप्रॉक्सीमेशन, कॉस्ट, टाइम और रिसोर्सेज, तो वहाँ से कोरिलेट करके हम लोग इसका पर्पस भी बना सकते हैं कि कॉस्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए, टाइम को प्रिडिक्ट करने के लिए, रिसोर्सेज में रॉ मटेरियल हमारा कितना लगेगा उसको प्रिडिक्ट करने में काम आता है एस्टिमेशन। फिर हमारा लेबरर कितना लगेगा, मेसन यानी कि मिस्त्री, लेबर यानी कि कूली जो हम लोग जनरली बोलते हैं, तो वो लोग हमारा कितना लगेगा। तो पर्पस क्या होता है एस्टिमेशन का, इसका डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है। ठीक है, एस्टिमेशन हो गया, पर्पस ऑफ एस्टिमेशन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस मेड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट वर्क। अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं और शॉपिंग से पहले हम लोग एक एस्टिमेट बनाए कि भैया हमको एक्स अमाउंट का शॉपिंग करना है, ठीक है। लेट से हम लोग एस्टिमेट अपना बना लिए कि अभी हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, हम लोग को अपना शॉपिंग 10,000 के अंदर अंदर कर लेना है, ठीक है। एस्टिमेट बना के घर से निकले कि 10,000 हमारा एस्टिमेट है, उसके अंदर शॉपिंग करना। मॉल में गए शॉपिंग करने,
शूज़ लिए, ड्रेस लिए, हम लोग क्या देख रहे हैं कि शूज़ मेरा इतना अमाउंट का आ गया, ड्रेस मेरा इतना अमाउंट का आ गया, 7,000 मेरा अमाउंट का बिल बन चुका है। मेरा एस्टिमेट कितना था, 10,000 का था, 7,000 का मेरा बिल बन चुका है। तो ये एस्टिमेट जो मेरा 10,000 का था, जो हम सोच के आए थे कि उतना हम खर्च करेंगे, वो हमारा क्या था, एस्टिमेट। और जो शूज़ में मेरा एक्स अमाउंट, लेट से शूज़ में मेरा 3,000 रुपया लग गया, ड्रेसेस में मेरा 4,000 रुपया लग गया, मेरा 7,000 टोटल खर्च हो गया। वो जो एक्सपेंसेस को ऐड किया जा रहा है टाइम टू टाइम, उसको क्या बोलेंगे, कॉस्टिंग बोलेंगे। एक्चुअल एक्सपेंस मेरा वहाँ पे उस मॉल में कितना हो रहा है समय के अनुसार, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्टिंग बोलेंगे। मेरा 10,000 का एस्टिमेट था, 7,000 रुपया तो भाई हम खर्च कर दिए, अब मेरे पास 3,000 रुपया बचा है, यानी कि एस्टिमेट मेरा 10,000 का, कॉस्टिंग अगर देखें तो वहाँ पे मेरा 7,000 का कॉस्टिंग आ गया, 3,000 मेरा बचा हुआ है, हम 3,000 और खर्च कर सकते हैं। अब देखो पर्पस ऑफ कॉस्टिंग क्या है, ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस। जैसे कि हम बोले मॉल में गए, शूज़ लिए, ड्रेस लिए, मेरा एक्सपेंस को हम ट्रैक कर रहे कि शूज़ में मेरा इतना लग चुका है, ड्रेस में मेरा इतना लग चुका है, अब हम इतना ही रुपया खर्च कर सकते हैं। अब देखो ये मॉल से कोरिलेट किया, अब इसको कोई प्रोजेक्ट से भी कोरिलेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल, इसमें क्या होता है, हम लोग फाइनेंस को अपना कंट्रोल कर सकते हैं, खर्च को अपना कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं भैया इतना मेरा खर्च हो गया, अब हमको इतना ही, मेरा जो पॉकेट है, मेरा जो बजट है हमको गवा देगा, इससे ज़्यादा हम खर्च अब नहीं कर सकते। आइडिया अबाउट फ्यूचर एक्सपेंसेस। अब देखो शूज़ ले लिए, ड्रेस ले लिए, 7,000 मेरा पड़ गया, लेकिन हमको अभी और भी कुछ कुछ सामान लेना है, तो वहाँ से हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि आगे हमको और इतना सामान लेना है, उसमें और मेरा इतना एक्सपेंस आएगा, और ऑलरेडी मेरा इतना एक्सपेंस हो चुका है, यानी कि आगे का भी एक्सपेंस को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। मेक द प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल। देखो जब हम लोग को चप्पा चप्पा में कितना हम लोग का पैसा खर्च होते जा रहा है, वो जब पता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पैसा को थोड़ा सोच समझ के खर्च करेंगे। जैसे मान लो कि फ्लो में हम लोग 3,000 रुपया लगा दिया अपना शूज़ वगैरह में, स्लीपर्स वगैरह में, 4,000 रुपया लगा दिए टी शर्ट में, शर्ट में लेने में, तो अब हम लोग को क्या फील होगा, भाई 10,000 तो अपना बजट था, अपना एस्टिमेट था, 7,000 रुपया खर्च कर दिए, और हमको इतना सारा सामान लेना और मेरा पास सिर्फ 3,000 रुपया ही बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सोच समझ के फिर खर्च करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो परचेजिंग है वो इकोनॉमिकल होगा। वही लिखा हुआ मेक द प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल। मान लो कोई बिल्डिंग बन रहा है, हम लोग को पता चल गया भाई हम लोग का जो एस्टिमेट है वो तो 10 लाख का था, लेकिन इतना ही काम में मेरा 5 से 6 लाख रुपया खर्च हो गया, तो हमको सोच समझ के लेबर को देना पड़ेगा, सोच समझ के मेसन को देना पड़ेगा, जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल हो रहा है उसको सोच समझ के कंट्रोल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारा जो आउटपुट होगा, जो हम लोग का प्रोजेक्ट बन के रेडी होगा, वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, यानी कि किफ़ायती होगा हम लोग का वाला। ठीक है, तो हम लोग एस्टिमेशन समझ लिए, एस्टिमेशन का पर्पस, कॉस्टिंग समझ लिए, कॉस्टिंग का पर्पस समझ लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। देखो एस्टिमेट को जनरली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक हमारा होता है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, एक हमारा होता है डिटेल्ड एस्टिमेट। देखो सिविल इंजीनियरिंग का ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, अगर अभी ध्यान से कोई भी समझ लेगा तब तो ठीक है, अगर ध्यान से कोई नहीं समझेगा तो बाद में उसको जाके रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, एक ही डेफिनेशन को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन ये अगर डेफिनेशन को, ये अगर टॉपिक को कोई अगर एक बार समझ लेता है तो समझा हुआ वो फिर कभी नहीं भूलेगा। एक आध बार रिवीजन चाहिए, लेकिन वो समझा हुआ टॉपिक को कभी नहीं भूलेगा। तो अगर बात करें एस्टिमेट का कितना टाइप होता है, 2 टाइप होता है एस्टिमेट का। एक हमारा होता है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, एक हमारा होता है डिटेल्ड एस्टिमेट। देखो अप्रॉक्सीमेट वर्ड से ही पता चल रहा है, जो अप्रॉक्स कॉस्ट बताए, जो अप्रॉक्स कॉस्ट बताए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। इट स्टेट्स अबाउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड इन अ कंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल सीमेंट इतना बैग लगेगा, सैंड इतना मीटर क्यूब लगेगा। देखो मान लो एक G+5 का कमर्शियल बिल्डिंग बन रहा है, विजुअलाइज करते जाना, G+5 यानी कि ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर का एक कमर्शियल बिल्डिंग बन रहा है। उसमें क्या है, हम लोग का एस्टिमेट हम लोग बनाए, हम लोग के पास सारे डेटा था, हम लोग जब एस्टिमेट बनाए तो हम लोग को पता चला कि उस पूरे बिल्डिंग में, G+5 का बिल्डिंग में इतना बोरा सीमेंट का लगेगा, इतना नंबर ऑफ बैग, इतना क्वांटिटी ऑफ सैंड लगेगा। देखो सैंड में आगे हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जानेंगे, सैंड को मीटर क्यूब में डिनोट किया जाता है।
तो हमारा लेट से इतना ट्रैक्टर, इतना हाईवा हम लोग का क्या लगेगा, सैंड का लगेगा। सीमेंट का हमारा इतना बोरा लगेगा टोटल बिल्डिंग में। टोटल बिल्डिंग का जो बता रहा है, इट स्टेट्स अबाउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि उस बिल्डिंग में टोटल क्वांटिटी, टोटल बैग्स ऑफ सीमेंट कितना लगेगा, ये कौन बता रहा, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट बता रहा। और देखो जो कोई भी पूरे बिल्डिंग का एक बार में बताएगा वो अप्रॉक्सीमेट बताएगा, वो कभी डिटेल नहीं बता पाएगा। यानी कि अगर वो 100 बोरा बोला है तो 90 बोरा भी लग सकता है, 110 बोरा भी लग सकता है। ये हमारा क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट। अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट हम लोग को ऑल ओवर क्वांटिटी बताता है कि कितना उस कंस्ट्रक्शन में लगेगा। अब देखो अगर डिटेल्ड का बात करें, इसका सेकंड टाइप का बात करें, डिटेल्ड वर्ड का मतलब ही हो गया एकदम प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देना, एकदम चप्पा चप्पा का इन्फॉर्मेशन देना। देखो एग्जैक्ट एस्टीमेट बताता है डिटेल्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर ईच आइटम ऑफ वर्क। सेम एग्जांपल लेंगे, G+5 का बिल्डिंग बन रहा है, ग्राउंड +5 फ्लोर ऊपर में, उसमें लेट से फर्स्ट फ्लोर का हम लोग बात करें, किसका बात करें, फर्स्ट फ्लोर का। डिटेल्ड एस्टीमेट एकदम प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देगा कि भैया अगर आपका फर्स्ट फ्लोर बन रहा है तो फर्स्ट फ्लोर में जो दीवार का गथनी होगा, गथनी में मेरा इतना बोरा सीमेंट लगेगा, गथनी में मेरा जो घोला, जो क्या बोलते हैं, मसाला बनाएंगे सीमेंट का, उसमें मेरा इतना बालू लगेगा उस वॉल का, सिर्फ गथनी में। भैया अगर हम छत का ढलाई करेंगे तो मेरा उसमें इतना बोरा सीमेंट लगेगा, इतना रेनफोर्समेंट लगेगा। सब एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताएगा, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन बताएगा। और जब ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताएगा तब क्या होगा, जैसे उसमें क्या हुआ था, 100 बोरा में 90 बोरा भी लग सकता था, 110 बोरा भी लग सकता था। लेकिन अगर डिटेल्ड एस्टीमेट हम लोग को 105 बोरा बताएगा तो 105, 104, 103 बोरा लगेगा ही लगेगा। यानी कि एकदम ये प्रिसाइज और फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन देता कौन, डिटेल्ड एस्टीमेट। तो हम लोग यहाँ पे एस्टीमेट का 2 टाइप्स को समझ लिए, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, डिटेल्ड एस्टीमेट। याद रखना दिमाग में 2 टाइप होता है, वर्ड से कोरिलेट करना है। अप्रॉक्सीमेट यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू देगा, डिटेल्ड यानी कि डिटेल्ड एंड प्रिसाइज वैल्यू देगा। देखो हम लोग का आता है टाइप्स ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट। हम लोग पिछले स्लाइड में समझे एस्टीमेट का 2 टाइप होता है, एक होता है अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, एक होता है डिटेल्ड एस्टीमेट। अब हम लोग समझेंगे कि अप्रॉक्स एस्टीमेट का 4 टाइप होता है और डिटेल एस्टीमेट का भी 4 टाइप होता है। सबसे पहला है हमारा प्लिंथ एरिया रेट मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, यूनिट रेट मेथड, टिपिकल बे मेथड। अब सबको इसके वर्ड से कोरिलेट करते हुए समझेंगे कि कौन सा क्या होता है। मेनली 4 नाम को याद रखना है। इफ़ यू टॉक अबाउट अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, प्लिंथ एरिया रेट मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, यूनिट रेट मेथड, टिपिकल बे मेथड। इफ़ यू टॉक अबाउट प्लिंथ एरिया रेट मेथड, अगर प्लिंथ एरिया रेट मेथड का बात करें, इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्लिंथ का जितना एरिया होता है, प्लिंथ का जितना एरिया, टोटल प्लिंथ एरिया जितना हम लोग के पास है, और कॉस्ट ऑफ यूनिट प्लिंथ एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा प्लिंथ एरिया का रेट निकल जाता है। देखो सबसे पहले समझो प्लिंथ एरिया क्या होता है। मान लो हम लोग कोई प्लॉट लिए 1000 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, 1000 मीटर स्क्वायर का एक हम लोग प्लॉट लिए, लेकिन कभी भी जितना हम लोग प्लॉट लिए टोटल में घर नहीं बनता है। जिसका कभी, जो कभी देखा होगा घर बनते हुए या कभी सुना होगा, तो वो लोग ये चीज़ जानता होगा कि कभी भी टोटल एरिया, टोटल प्लॉट एरिया में घर कभी नहीं बनता है। हम लोग का घर जब भी बनेगा तो कुछ एरिया को छोड़ दिया जाता फॉर वेंटिलेशन मान लो, या फिर एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मान लो, कुछ एरिया को छोड़ दिया जाता है। तो प्लॉट एरिया हम लोग का हो गया 1000 मीटर स्क्वायर। लेट से 800 मीटर स्क्वायर में हम लोग का घर बना, हम लोग का 800 मीटर स्क्वायर में घर बना। जिस एरिया में, जिस प्लॉट एरिया का एरिया में घर बना, उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लिंथ एरिया। तो सबसे पहला मेथड है प्लिंथ एरिया रेट मेथड। इसमें कुछ नहीं करते, लेट से हम लोग का टोटल प्लिंथ का एरिया है 1200 मीटर स्क्वायर और एक प्लिंथ एरिया का कॉस्ट है 100 रुपया। तो हम लोग का टोटल कितना आ गया, 1,20,000 रुपया आ गया। क्या होता है, जिससे मान लो कि जैसा पिछले एग्जाम्पल में बात की, हम लोग का एरिया प्लिंथ का 800 मीटर और 800 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 100 रुपया। टोटल प्लिंथ एरिया को हम लोग 100 रुपया से इंटू कर देंगे तो हम लोग का एस्टिमेटेड रेट निकल जाएगा कि इस मेथड के थ्रू हमारा उस कंस्ट्रक्शन में कितना रेट लगेगा। ठीक है,
प्लिंथ एरिया रेट मेथड हो गया। सेकंड आता है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। देखो क्यूबिकल कंटेंट मेथड में क्या करते हैं, जिस तरीके से प्लिंथ एरिया को उसका यूनिट कॉस्ट ऑफ प्लिंथ एरिया से मल्टीप्लाई किए, वैसे ही क्यूबिकल कंटेंट को उसका कॉस्ट ऑफ क्यूबिकल कंटेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो हमारे पास 1000 मीटर क्यूब टोटल क्यूबिकल कंटेंट है, ठीक है। मान लो 1000 मीटर क्यूब तुम ले लो, ब्रिक का काम हुआ, 1000 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क हुआ, और बोल रहा है कि 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट 10,000 रुपया। ऐसे समझो कि 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट 10,000 रुपया है और टोटल काम कितना हुआ 1000 मीटर क्यूब का। सिंपल है, 6-7 क्लास का कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई कर देना, जितना भी अमाउंट आएगा, लेट से 1 करोड़ आया तो वो हमारा क्या हो गया, क्यूबिकल कंटेंट मेथड से एस्टिमेट हो गया, ठीक है। देखो क्यूबिकल कंटेंट मेथड को एक और अच्छे से समझते हैं। लेट से हमारे पास प्लिंथ एरिया है 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्लिंथ एरिया वो है जिसमें हम लोग का घर बन रहा है, प्लिंथ एरिया उसको बोलेंगे जिसमें हम लोग का घर बन रहा है। हाइट ऑफ वॉल हम लोग का कितना दे दिया, हाइट ऑफ वॉल 5 मीटर स्क्वायर। वो 5 मीटर स्क्वायर नहीं होगा, 5 मीटर होगा, क्योंकि हाइट को हमेशा मीटर में डिनोट करता है। हाइट ऑफ वॉल 5 मीटर होगा, और दे दिया कि कॉस्ट ऑफ यूनिट क्यूबिकल कंटेंट 10,000 रुपया। यानी कि 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट कितना है, हम लोग के पास 10,000 रुपया है, और हमारे पास टोटल मीटर क्यूब कितना है। अगर एरिया, टोटल जो एरिया है, अगर उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट मीन्स मीटर स्क्वायर इंटू अगर मीटर कर देंगे, मीटर स्क्वायर को अगर मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 गुना 5 कर देंगे, 5000 मीटर क्यूब अपने पास आ गया, और 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट क्या था 10,000। तो हम लोग क्या करेंगे, 5000 गुना 10,000 कर देंगे तो 5 करोड़ रुपया आ गया। तो ये होता है क्यूबिकल कंटेंट। जब हम लोग किसी भी एस्टिमेट को उसका 3 डायमेंशन में लेते हैं, जब मीटर क्यूब के फॉर्म में लेते हैं, क्यूबिकल कंटेंट के फॉर्म में लेते हैं, तब हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, और इस तरीके से कैलकुलेशन को हम लोग परफॉर्म करते हैं। जनरली हम लोग को फॉर्मूला याद रख लेना है कि क्यूबिकल कंटेंट, टोटल जो हम लोग का क्यूबिकल कंटेंट है मीटर क्यूब में, और 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट कितना है, सीधा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा एस्टिमेटेड रेट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है यूनिट रेट मेथड। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेट अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटीज ऑफ आइटम, यूनिट कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा, मान लो जैसे हम लोग को कोई बोल दिया डिज़ाइन अ थिएटर फॉर 200 चेयर्स, यानी कि एक सिनेमा हॉल, एक थिएटर बन रहा है, उसमें 200 चेयर हम लोग को लगाना है। एक चेयर का कॉस्ट है 400 रुपया, एक चेयर का कॉस्ट है 400 रुपया। टोटल कितना चेयर लगाना है, 200 चेयर लगाना है। बोल दिया डिटरमाइन द टोटल अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट या टोटल अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है, यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट मतलब हो गया एक चेयर का कितना दाम है, और नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो गया, टोटल चेयर कितना है। एक चेयर का दाम है अपने पास 400 रुपया, टोटल चेयर अपने पास है 200। 400 गुना 200 कर देंगे, 80,000 आ गया, वो हमारे क्या हो गया, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट हो गया। तो यूनिट रेट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को यूनिट बता देगा कि इतना सारा चेयर्स है, और फिर उसका रेट बता देगा। हम लोग सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्या होगा, रेट आ जाएगा। मान लो एक स्कूल का डिज़ाइन करना है, और बोल देगा कि एक क्लास में हम लोग का 20 चेयर है, एक क्लास में हम लोग का 20 चेयर है, 20 डेस्क जो बोल लो, और टोटल हम लोग का 10 क्लास बनेगा। ऐसा एक क्लास में 20 चेयर है, 10 क्लास बनेगा, तो 200 वहाँ पे चेयर्स का रिक्वायरमेंट हो गया। एक चेयर का कॉस्ट दे दिया 100, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ चेयर्स तो दिया हुआ था, तो हम लोग का टोटल अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट वहाँ से निकल जाएगा। तो यूनिट रेट मैटर जनरली कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ चेयर्स दे दे, नंबर ऑफ बेंच दे दे, और बोलते उसके अकॉर्डिंग से डिज़ाइन करो। तो वहाँ पे यूनिट दे दिया कि इतना यूनिट का डिज़ाइन करना, वहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड का यूज़ करेंगे, यूनिट रेट मेथड का यूज़ करेंगे। देखो नेक्स्ट हमारा आता है टिपिकल बे मेथड। ये मेथड जनरली वो जो 3 मेथड पार हुआ उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं कि बे का मतलब क्या होता है, टिपिकल बे मेथड क्या होता है, या बे मेथड क्या होता है। सबसे पहले बे का मतलब समझेंगे, ये कोई गाली वाला बे या अब्यूजिंग वाला बे नहीं है। इस बे का मतलब होता है स्पैन। अब स्पैन क्या होता है, देखो नीचे जो डायग्राम है उसमें जो फ्लाई ओवर ब्रिज का एक डायग्राम दिया गया है, उसमें पॉइंट ए से लेके जो बी तक रेड डॉटेड लाइन है
उस डिस्टेंस को बोलते हैं स्पैन लेंथ। उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्पैन, या फिर बोल दिया जाता है एक स्पैन है। और मान लो अपने को बोल दिया गया कि एक फ्लाई ओवर ब्रिज का डिज़ाइन करो जिसमें ऐसा 20 स्पैन है, जिसमें ऐसा 20 स्पैन है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? टिपिकल वे मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एक स्पैन का रेट निकाल लेते हैं और उसको 20 से इंटू कर देंगे। एक स्पैन का लेंथ निकाल लिया, उसको 20 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा? हमारा टोटल कॉस्ट वहाँ पे निकल जाएगा। हमारा टोटल कॉस्ट वहाँ पे निकल जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जनरली? टिपिकल बे मेथड। देखो, नंबर ऑफ बेज स्पैन इंटू रेट ऑफ ईच बे, यानी कि टोटल कितना नंबर ऑफ बेज है, लेट से 20 बेज है, और रेट ऑफ ईच बे उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें कितना सीमेंट लगा, कितना रेनफोर्समेंट लगा, उस अकॉर्डिंग हम लोग एक स्पैन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जनरली यही है टिपिकल बे मेथड। तुम्हारे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कंप्लीट होता है। 4 तरह है: प्लिंथ एरिया रेट मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, यूनिट रेट मेथड, टिपिकल बे मेथड। चारों को समझ लिए। प्लिंथ एरिया क्या होता है? प्लिंथ एरिया इंटू कॉस्ट ऑफ यूनिट प्लिंथ एरिया। क्यूबिकल कंटेंट में भी क्यूबिकल कंटेंट इंटू कॉस्ट ऑफ पर क्यूबिकल कंटेंट। यूनिट रेट वो चेयर वाला, थिएटर वाले एग्जाम्पल से समझे। टिपिकल बे मेथड अभी जस्ट समझे ओवर ब्रिज का एग्जाम्पल से। नेक्स्ट हम लोग के पास आता है टाइप्स ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। क्या आता है? टाइप्स ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। देखो, 4 तरह का होता है डिटेल्ड एस्टिमेट भी: रिवाइज्ड एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। देखो, रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है? व्हेन एक्चुअल प्राइस और एस्टिमेट डिफर्स बाय 5% देन द एस्टिमेट नीड्स टू बी रिवाइज्ड। मान लो एक एस्टिमेट रेडी हुआ और उस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग काम भी चालू हो गया। काम टोटल कंप्लीट होने में हम लोग को लगता 1 साल, लेकिन हुआ क्या? जैसे जैसे 6 महीना काम चला और एस्टिमेट में जो हम लोग प्राइस डिसाइड किए थे वो 5% से बढ़ गया या फिर घट गया। मान लो हम लोग एक प्राइस डिसाइड किए थे कि नहीं भैया, सीमेंट का लेट से कोई अमाउंट लगेगा, अगर हम लोग इतना सीमेंट खरीद रहे तो इतना रुपया लगेगा। लेकिन 6 महीना के बाद क्या हुआ? मार्केट में उसका प्राइस इंक्रीज कर गया 5% से। तो इसमें क्या बोलता है कि अगर डिटेल्ड एस्टिमेट कभी भी कंस्ट्रक्शन के दौरान 5% से डिफर कर जाए या फिर डेविएट कर जाए, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर 5%, ये डेटा को याद रखना, अगर 5% से डेविएट कर जाए हमारा डिटेल्ड एस्टिमेट, तो वहाँ पे क्या होगा? रिवाइज्ड एस्टिमेट, यानी कि फिर से एस्टिमेट बनेगा, उस नए प्राइस के अकॉर्डिंग फिर काम होगा। ठीक है, तो रिवाइज एस्टिमेट समझ गए। जब भी 5% से डेविएट कर जाएगा वैल्यू, जब भी 5% से हम लोग का प्राइस डेविएट कर जाएगा, एस्टिमेट डेविएट कर जाएगा, तब हम लोग रिवाइज एस्टिमेट लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। When new work is added in the estimate, then supplementary estimate is provided. It is attached with detailed estimate. देखो, जैसे मान लो, जैसे वही सेम एग्जांपल, 1 साल का कोई काम है, काम चल रहा है, 6 महीना हुआ। अब ओनर का माइंड में आ गया कि नहीं भैया, जो काम, जो एस्टिमेट में जो काम उन शो किए वो तो ठीक है, लेकिन हमको इसमें एक और काम को ऐड करना है। ठीक है, मान लो एस्टिमेट में हम लोग शो किए हैं कि एक रूम बनेगा, उसमें 10 फीट में पार्टीशन वॉल देना है, लेकिन ओनर का माइंड में आ गया कि नहीं भैया, हमको 2-2 फीट में पार्टीशन का वॉल चाहिए, 2-2 फीट में पार्टीशन का वॉल चाहिए। तो जब भी कोई नया वर्क जो एस्टिमेट पहले बना हुआ है, अगर उसमें कोई भी नया वर्क को हम लोग ऐड करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? एक सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाते हैं। उस सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में नया वर्क को मेंशन किया जाता है और उसको पुराना डिटेल्ड एस्टिमेट के साथ अटैच कर दिया जाता है। उसको पुराना डिटेल्ड एस्टिमेट के साथ अटैच कर दिया जाता है। यानी कि अगर कभी भी कोई पूछे सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कब लगता है, तो जब भी हम लोग कोई नया वर्क ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में, ऑनगोइंग वर्क में ऐड करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग का सप्लीमेंट्री एस्टिमेट आता है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट आता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ को समझे, एक रिवाइज्ड समझे, एक सप्लीमेंट्री समझे। अब देखो, अब आता है रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। देखो, जब 2 वर्ड के बीच में एंड लग जाए, एंड का मतलब हुआ कि दोनों हैं, और अगर और लग जाए, OR और, यानी कि दोनों में से एक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? उसके बीच में एंड है, यानी कि रिवाइज्ड भी होगा एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट भी ऐड होगा। यानी कि हम लोग का जो प्राइस है वो 5% से डिविएट तो किया ही है,
हम लोग का जो मार्केट वैल्यू है वो 5% से डेविएट तो किया ही है, लेकिन हम लोग को ओनर के माइंड में आ गया कुछ नया काम को वहाँ पे ऐड करना है, कुछ नया काम को वहाँ पे ऐड करना है। और जब ये दोनों चीज़ जब एक साथ होता है तब कौन सा एस्टीमेट आता है? रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। व्हेन द एस्टिमेटेड रेट्स गेट डेविएट्स विथ 5% एंड सम एडिशनल वर्क इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग एस्टीमेट। जैसा कि यहाँ पे रिवाइज्ड समझे, सप्लीमेंट्री समझे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब दोनों चीज़ एक साथ होगा तब कौन सा एस्टीमेट आएगा? रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। लास्ट है हम लोग का एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। देखो कोई भी बिल्डिंग जब बनता है तो वो समय के साथ साथ ना थोड़ा वीक होने लग जाता है, उसका प्रॉपर्टी जैसे रेनफोर्समेंट हो गया या फिर कंक्रीट हो गया, उसका प्रॉपर्टीज टाइम टू टाइम वीक होने लग जाता है, तो उसको रिपेयर का नीड होता है। तो क्या होता है जब बिल्डिंग कोई भी बनता है ना, तो स्टार्टिंग में ही इसका मेंटेनेंस का जो एस्टीमेट है वो रेडी हो जाता है कि हम लोग का सालाना, एनुअल का यहाँ पे बात हो रहा है, सालाना हम लोग का इतना रुपया मेंटेनेंस के पीछे जाएगा, इतना रुपया हम लोग का मेंटेनेंस के पीछे जाएगा। देखो जनरली जो आजकल घर बनता है वो सब में नहीं होता, लेकिन जो बड़े बड़े सिटीज़ में, जैसे धनबाद में अगर आपनो घर है, धनबाद में एक आपनो घर गोविंदपुर में, तो उस तरीके का जब कॉमर्शियल, जब उस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट में काम होता है तब यहाँ पे ये सब फंडा लगाया जाता है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट का, कि हमारा एनुअली कितना रुपया खर्च होगा उस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए, उस बिल्डिंग के प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो जनरली ये हमारा 4 तरह का डिटेल्ड एस्टीमेट है, समझ लिए। रिवाइज, सप्लीमेंट्री, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। इसके बाद हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट शीट, मेजरमेंट शीट। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, समझेंगे अब इसको। एब्स्ट्रैक्ट शीट स्टेट्स द अमाउंट, मेजरमेंट शीट स्टेट्स द क्वांटिटी। Abstract sheet, a document that summarizes the estimated cost of individual item of work, a document that record the dimension and quantities of item of work. एग्जाम्पल, ब्रिक वर्क इतना रुपया का, स्लैब वर्क इतना रुपया का, फाउंडेशन वर्क इतना रुपया का, और ब्रिक वर्क हमारा इतना मेजरमेंट का हुआ, स्लैब वर्क इतना मेजरमेंट का हुआ। देखो जब भी कोई काम होता है सबसे पहले ये समझ लो, एब्स्ट्रैक्ट शीट और मेजरमेंट शीट काम शुरू होने से पहले, काम जब हो रहा है तब, काम जब ख़त्म हो गया तब, 3 स्टेज है इसका बनने का। या तो काम शुरू होने से पहले, काम जब चल रहा है तब, काम ख़त्म हो गया तब एब्स्ट्रैक्ट शीट और मेजरमेंट शीट बन सकता है। एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या बोलता है? देखो ए और ए से कोरिलेट कर लेना। एब्स्ट्रैक्ट शीट हमेशा हम लोग को अमाउंट के बारे में बताता है कि अगर हम लोग का बिल्डिंग में गथनी का काम हुआ है, ब्रिक वर्क का काम हुआ है, तो उसमें कितना रुपया लगा। वही एग्जाम्पल में लिखा हुआ, ब्रिक वर्क में हम लोग का 50,000 रुपया लगा। अगर हम लोग का छत का ढलाई हुआ है, स्लैब वर्क हुआ है, तो उसमें कितना रुपया लगा? हम लोग का 1 लाख रुपया लगा उसमें। फाउंडेशन का काम हुआ है, एक्सकवेशन का काम हुआ, तो हम लोग का उसमें कितना रुपया लगा? हम लोग का 80,000 रुपया लगा उसमें। यानी कि जो डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क, ब्रिक वर्क में इतना रुपया लगा, स्लैब वर्क में इतना रुपया लगा, इसके बारे में हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन दे, जो शीट, जो डॉक्यूमेंट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एब्स्ट्रैक्ट शीट बोलेंगे। फिर से बोलेंगे, ए और ए से कोरिलेट कर लो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट शीट बोलेंगे। अब अगर मेजरमेंट शीट का बात करें, देखो मेजरमेंट से कोरिलेट कर लो नापी, जो हम लोग को नापी बताएगा। जैसे कि जनरली अमीन को हम लोग हायर करते हैं, वर्क का क्या नापी हुआ, कैसे हो रहा, सारा मेजरमेंट हम लोग को नापी, उसको ऑथराइज करके दो, तो वही हो गया मेजरमेंट शीट। वो हम लोग को बताता है कि भैया आपका ब्रिक वर्क हुआ है, अगर उसमें 50,000 रुपया लगा है, वो तो आपका एब्स्ट्रैक्ट शीट बता दिया, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि ब्रिक वर्क आपका कितना हुआ है। लेट से आपका इतना फीट का, इतना चौड़ाई का ब्रिक वर्क हुआ है, और ब्रिक वर्क को अगर जनरली 9 इंच से ज़्यादा का होता है या 9 इंच का होता है तो उसको मीटर क्यूब में डिनोट करते हैं। तो मेजरमेंट शीट हम लोग को बताएगा भैया 2000 आपका मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क हुआ है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट शीट हम लोग को अमाउंट बताएगा कि भैया कितना रुपया कौन सा काम में लगा है, और मेजरमेंट शीट बताएगा भैया रुपया तो आपको एब्स्ट्रैक्ट शीट बता दिया, मेजरमेंट शीट ये बताएगा कि भैया आपका ब्रिक वर्क में अगर इतना रुपया लगा है तो ब्रिक वर्क आपका इतना लंबा हुआ है, इतना फिट का हुआ है, इतना मोटा ब्रिक वर्क हुआ है। ये कौन बताएगा? मेजरमेंट शीट हम लोग को बताएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हम लोग का लास्ट टॉपिक, डेटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टीमेट। अगर कोई भी एस्टीमेट हम लोग बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है? सबसे पहला आता है ड्राइंग। हम लोग को उस बिल्डिंग का, जैसे कि G+5 का स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया, मान लो G+5 का एक बिल्डिंग बन रहा है,
एस्टिमेट बनाने से पहले उसका हमको ड्राइंग चाहिए कि भैया ऐसे ऐसे आपका बिल्डिंग है, यहाँ यहाँ पे इतना पार्टीशन है। जब भैया पार्टीशन पता चलेगा तभी ना हम लोग उसका एस्टिमेट बना पाएंगे। पार्टीशन वॉल है कितना वो हम लोग को पता ही नहीं है, तो हम लोग एस्टिमेट कहाँ से बनाएंगे? तो पता चलेगा कि नहीं भैया 2 फुट का दूरी में है पार्टीशन वॉल, 10 फुट का दूरी में पार्टीशन वॉल। जब प्रॉपर ड्राइंग अपने पास रहेगा तभी ना एस्टिमेट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए ड्राइंग उस बिल्डिंग का। सेकंड में चाहिए स्पेसिफिकेशन। देखो स्पेसिफिकेशन 2 तरह का होता है, एक होता है जनरल, एक होता है डिटेल्ड। स्पेसिफिकेशन हम लोग को ये बताते हैं कि भैया आपको ये ग्रेड का मटेरियल यूज़ करना है, आपको ये मिक्सचर देना 1:4 का देना, 1:5 का देना है। मोर्टार देखो 1:5 क्या डिनोट करता है? सीमेंट सैंड रेशियो। ये जनरली हम लोग पीछे भी पढ़े हैं, बिल्डिंग मटेरियल में जनरली पढ़े होंगे, लेकिन जनरली बता देते। मान लो मोर्टार का कोई बोल रहा है 1:4 का मिक्सचर है, 1:4 का रेशियो है, तो वहाँ पे 1 सीमेंट को डिनोट करता है और 4 सैंड को डिनोट करता है। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन जनरल और डिटेल 2 तरह का होता है। स्पेसिफिकेशन हम लोग को ये बताता है कि काम का क्या मतलब तरीका है, किस तरीके से काम हो रहा है, कौन ग्रेड का मटेरियल यूज़ हो रहा है, कौन ग्रेड का क्या यूज़ हो रहा है, ये हम लोग को कौन बताएगा? स्पेसिफिकेशन। थर्ड में आता है एम क्यूब। एम क्यूब यानी कि एम मशीन, मैन पावर, मटेरियल। मशीन कौन कौन सा रिक्वायर्ड है वो ऑल ओवर द कंस्ट्रक्शन में। मान लो मिक्सचर मशीन रिक्वायर्ड है हम लोग को जो कंक्रीट को मिक्स करेगा। वाइब्रेटर रिक्वायर्ड है, जब स्लैब का ढलाई होगा तो वहाँ पे वाइब्रेटर चाहिए कंक्रीट को क्या बोलते हैं अच्छे से मिक्स करने के लिए, कांस्टेंट मिक्स करने के लिए। सेकंड आता है एम से मैन पावर। मैन पावर यानी कि मिस्त्री कितना चाहिए हम लोग को, कूली कितना चाहिए, डेट मीन्स मेसन कितना चाहिए, लेबरर कितना चाहिए, वो हम लोग को कौन बताएगा? मैन पावर। और मटेरियल यानी कि हो गया रॉ मटेरियल। भैया आपको इतना गाड़ी आप ब्रिक्स मंगवा लीजिए, इतना हाईवा आप क्या बोलते हैं बालुआ मंगवा लीजिए, ये सब जो भी बताता है ये मटेरियल। यानी कि डेटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेट का बात करें, 3 चीज़ को हम लोग को यहाँ पे घुसा के रखना। एक है ड्राइंग, एक है स्पेसिफिकेशन, एक है एम क्यूब। एम ऐसे मेमोराइज कर लेना। मशीन, मैन पावर, मटेरियल। मशीन जितना भी मशीन रिक्वायर्ड है उस कंस्ट्रक्शन, मैन पावर हो गया हम लोग का मिस्त्री और कूली। मटेरियल का बात करें तो हम लोग का कितना रॉ मटेरियल उसमें रिक्वायर्ड है। तो आज जनरली हम लोग इतने सारे टॉपिक को कंप्लीट किए। अब फिर से हम लोग आते हैं यहाँ पर कंटेंट में। देखो इस लेक्चर में हम लोग का एस्टिमेशन हो गया। एस्टिमेशन क्या होता है, उसका पर्पस क्या हम लोग जाने। कॉस्टिंग क्या है, उसका पर्पस जाने। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट जान ली कि 2 तरह का होता है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट। फिर टाइप्स ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट को जाने 4 तरह का, प्लिंथ एरिया रेट मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, यूनिट रेट मेथड और हमारा एक था टिपिकल बे मेथड। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट को जाने 4 तरह का होता है, एक हमारा रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट और एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। उसके बाद हमारा आया एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होता है, जो हम लोग को अमाउंट बताए ए टू ए कोरिलेट करना है, ए टू ए कोरिलेट करना है। एब्स्ट्रैक्ट शीट अमाउंट बताता है। मेजरमेंट शीट कोई भी वर्क का मेजरमेंट बताता है। और ये दोनों चीज़ स्टार्टिंग, मिड और एंड में हो सकता है। कोई भी प्रोजेक्ट होने शुरू होने के पहले, जब प्रोजेक्ट चल रहा है तब, जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है तब ये दोनों शीट हम लोग का रेडी हो सकता है। और कौन कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है एस्टीमेट के लिए। इस लेक्चर में जनरली हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझे हैं कि देखो अगर आप लोग इस लेक्चर को थ्रोली देखे हो, समझो, अगर नहीं समझ में आया फिर से देखो। यूट्यूब का फीचर है, आप लोग पीछे जाके फिर से देख सकते हो, 2x में देख लो, जैसे भी देखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आप लोग डेफिनेशन के पीछे भागोगे तो भाई पागल हो जाओगे। डिपार्टमेंट में 12 सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, अगर आप लोग सबका डेफिनेशन रटने में चल गए भाई पागल हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट को समझो, जो चीज़ को वर्ड से रिलेट कर सकते हो वर्ड से रिलेट करो। अगर नोट्स का बात करें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स कॉपी में बना सकते हो और प्रॉपर रिवीजन करो, टाइम टू टाइम में रिवाइज करो, टॉपिक को देख लो। रिवाइज करना क्या है, 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ टॉपिक को देख लो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, इनफ है। और अगर ये झारखंड का बात करें तो ये जनरली सेमेस्टर 6 का टॉपिक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। और अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो इनफ है आपके लिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टॉपिक आपका फिर थ्योरी पार्ट में आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा। 60 to 80% कंटेंट जो भी JUT क्वेश्चन सेट करेगा वो आपका यहाँ से डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, आज का वीडियो यही पे एंड करते हैं। थैंक यू ऑल।